के कोऑर्डिनेट आप लेट कर लो कि x, y, g है, हमने मान लिया। अब ये पॉइंट इन सभी से, सर फिर L, M और N क्या है? ये तो उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट है जिनसे ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है सभी से। ओके ऐसे तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, तो ये तो कह रहा है कि PO बराबर होगा PA के, वो बराबर होगा PB के, और वो बराबर होगा PC के। ये बात बोल रहा है ये तो कि ये सारी चीजें बराबर होगी है। अब यहाँ से हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जो हमने लेट किया है, तो पहला उठाते हैं फिर PO का स्क्वायर किसके बराबर होगा, PA के स्क्वायर के। अब अगर तुम ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे तो वो क्या आएगी है? तो वो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगी ना, बोलो। और अगर मैं PA की डिस्टेंस निकालूंगा तो इस पॉइंट की A के साथ, तो x माइनस एल होगा, क्या होगा, x माइनस एल का स्क्वायर, और बाकी क्या होगा, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। तो ये कट जाएंगे, स्क्वायर से ये भी काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, हम ऐसे स्क्वायर से काट देंगे तो अपना तो x और x तो गायब हो जाएगा। बताओ मैं सर क्या, मेरा L की वैल्यूज आई है 0 और 2x। हाँ हम ये काटने वाला काम तो गलत हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि अगर हम ऐसे इसको पावर को काटें तो x खत्म हो जाएगा, तो इट मीन कि हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको ओपन करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में 2lx होगा, तो ये चीज इससे कट जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2lx। अब इसको एक काट सकते हो, x की वैल्यू l/2 आ गई। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि y की वैल्यू भी क्या आएगी, m/2 और n/2, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, l/2 m/2 और n/2। आया समझ में? हमें वो पॉइंट ही निकालना था ना जो इक्वी डिस्टेंस पे है, निकल गया। अब आती है कोलिनियरिटी, जो तुम ऑलरेडी जानते हो क्योंकि हम ये इस चीज को 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब स्मॉल 2 पार्ट की डिस्टेंस पूरे होल पार्ट के इक्वल हो, तब उनको कोलिनियर बोलते हैं। देखो एक पॉइंट ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो मुझे शो करना पड़ेगा, आई हैव टू शो कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो, ए सी के बराबर है, पूरी लेंथ इसके बराबर आ जाए, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो इसमें फिर जैसे तुम्हें दिया हुआ है कि इसको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो कौन बताएगा मुझे कि वो किस तरह से प्रूफ करेगा इसकी कोलिनियरिटी। सर इसमें भी तो हम 2 पॉइंट्स पहले लाइक हर पॉइंट का हर एक का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उनका सम करके देखेंगे। हाँ तो पहले 2 पॉइंट का निकालना पड़ेगा ना, पहले 2 का फिर अगले 2 का फिर लाइक फर्स्ट और लास्ट का। हाँ तो पहले 2 का कौन से का आएगा, मुझे ये बोलना पड़ेगा ना कि जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। हम लेट कर लेते हैं कि ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर हम शो करेंगे कि ए और सी की डिस्टेंस बराबर आ रही है। तो मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी जल्दी देखो जरा बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। और तुम्हें जान के खुशी होगी कि शायद आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अब की बार मैं ना इसके ऊपर नाम लिख के भेज रहा हूँ चैप्टर के ऊपर, तो तुम लोग सर्च कर सकते हो ग्रुप में, या डिलीट कर देते हो हिस्ट्री तुम लोग, है
सर मैं हिस्ट्री ने डिलीट कर दी। नहीं सर। अब की बार मैंने अभी तुम ना याद रखना, मेरे को भी याद नहीं रहेगा कि मैंने नाम लिख के भेजा है, तो तुम लोग याद रखना कि सर ने नोट्स शेयर किए थे तो नाम लिख के भेजा था चैप्टर का, ठीक है ना। तो जो भी चैप्टर तुम लोगों को नीड पड़ेगी तुम लोग उसको उसके नाम से सर्च कर सकते हो ग्रुप के अंदर, तो तुम्हें वो नोट्स मिल जाएंगे। ओके, वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक दिन मैंने सारे शेयर कर दिए थे, हैं? 3D भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ओके, एक साथ ही। ओके सर। और कौन सा शेयर करना है मेरे को? स्ट्रेट लाइन हो गया, कॉनिक सेक्शन भी चाहिए किसी को, मान्या को चाहिए शायद, नहीं मान्या को नहीं चाहिए, आखिरी सर मेरे को कॉनिक नहीं आ रहा, मेरे को स्ट्रेट लाइन और 3D आ रहा है बस। फिर भी मैं भेज देता हूँ क्योंकि टेस्ट तो तुम्हारा बनेगा, अभी तो नहीं बनेगा, चलो बाद में बनेगा। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट प्लीज। Sir, they are collinear. क्योंकि AB plus BC 2√11 आया, 4√11 टोटल, अकेला अकेला 2√11। बाकियों का बाकी भी बताओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, बता नहीं पाए तुम लोग मुझे, बड़ा ही दुख हुआ हमें इस बात का।
इतना टाइम लग सकता है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? हाँ भाई, इस लॉग और आखिरी। सर मैंने पहले कैलकुलेशन गलत कर दी थी बहुत ही ज्यादा तो मैंने फिर से पूरा करा था उसको। अरे सीधा सीधा माइनस करके रूट ही तो लेना था है। तो सर वो मैंने थोड़ा प्लस माइनस नहीं कर चलो कर हो जाती है वो तो, चलो कोई बात नहीं। क्या करना था, 1 में से 3 गया 2 बचेगा स्क्वायर 4, 0 में से 2 गया 4, 2 2 में से 4 कम करेंगे 6 तो 36 बन जाएगा। तो ये तो 44 बन गया रूट का। 2√11। हाँ, जिसको 2√11 लिख सकते हैं। फिर इन दोनों की करते हैं तो -1 में से -1 करेंगे 2 इनका भी 2√11 आएगा और सेम। 2 में से 0 करेंगे 4, -8 में से +2 करेंगे 36। 36, ये भी 2√11 आ रहा है। अब करेंगे इसका और इसका, तो -1 में से -3 करेंगे क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 में से 2 कम करेंगे ऐड हो जाएगा तो ये भी 4 तो ये भी 16, और -8 में से -12 तो 1 और 4 ये 32 बनता है, 176 रूट। और ये किसकी प्रोडक्ट होती है, आई थिंक 88 ये 4√11 है। 4√11 है। 16 इंटू 11 है। हाँ, तो 4√11 आ जाएगा, तो इन दोनों के एडिशन के बराबरी तो आ रही है ये पक्का। ये क्या है, वो लीनियर है। वो तो अभी तक नहीं बोले, चुप ही हो गया बस। देखो जरा, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इन ज्योमेट्री। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है कि आप रियल लाइफ में इनको कहाँ कैसे यूज कर सकते हो। Sometime to identify the given geometric figure, we use the distance formula. For this type of problem, we show that given points satisfy the property related to given geometric figure by using the distance formula. Properties of some geometrical figures. स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है, वो होती है भाई जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर दो अनदर साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए। आइसोसेल्स वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। इक्विलैटरल वो होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो कभी कभी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज ये पता लगाने के लिए भी किया जाएगा कि वो स्केलिन है, कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कि वो आइसोसेल्स और वो इक्विलैटरल। कैसे, हम उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे दो दो पॉइंटों को यूज करके, और फिर पता कर लेंगे कि वो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में जैसे रिएक्टेंगल अगर आ रहा है, आपको प्रूफ करना है कि वो रिएक्टेंगल है कि नहीं है, तो क्या प्रूफ करेंगे कि अपोजिट साइड से तो पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। हम प्रूफ करेंगे कि अपोजिट साइड आर इक्वल, ये तो करना ही पड़ेगा, विद डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते। अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि वो रिएक्टेंगल है तो तुम्हें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, मैंने, तुम बताओ। वो तो सर अगर रेक्टेंगल के लिए तो अपोजिट साइड और डायगोनल्स, जैसे कि अगर एबीसीडी एक रेक्टेंगल है पहले अपोजिट साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी, और फिर हमें इनके डायगोनल क्या दिखाने पड़ेंगे, डायगोनल इक्वल। अच्छा, तुम एक बात बता सकते हो, फिर मैं इसको रिएक्टेंगल क्यों बोल रहा हूँ, ये काम तो स्क्वायर में भी होता है। सर स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं। हाँ, उसमें भी सारी साइडों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। और हम डायगोनल को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम, वरना वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसीलिए हमें वो करना पड़ रहा है। पैरेललोग्राम में क्या दिखाएंगे, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल अनइक्वल, ये शो करना पड़ेगा। अब कोई ये ना सोच ले कि सर मैं अपोजिट साइड को दिखा के छोड़ दूं, नहीं। अगर तुम शो करना चाहते हो कि वो पैरेललोग्राम है तो यू हैव टू शो कि उसके डायगोनल अनइक्वल आ रहे हैं। अब मान लो कल को डायगोनल इक्वल आ रहे हो और तुम रुक जाओ साइड इक्वल प्रूफ करके, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमें वो काम भी करना पड़ेगा साथ में, अनइक्वल शो। सर हम अनइक्वल दिखाने के बजाय सीधा ये दिखा सकते हैं कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो तो रिएक्टेंगल में भी करते हैं। बाइसेक्ट तो रिएक्टेंगल में भी करते हैं। हाँ। तो फिर वो तो रिएक्टेंगल बन जाएगा। तो यानी बहुत डीपली प्रॉपर्टी लगेगी, जिस यानी जो ये प्रूफ करेगा ना उसको भी बहुत ही डीपली नॉलेज है उस चीज की, तभी वो वैसे कर रहा है। अगर हम बाइसेक्ट दिखाते हैं तो पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, वो एक अलग बात है। हाँ, अगर ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल, तो करते तो एक दूसरे को, बाइसेक्ट ही है वो, बट वो इक्वल नहीं होते दोनों। रोम्बस अगर दिखाना चाहते हो तो 4 साइड को इक्वल दिखा के डायगोनल आ रहा है अनइक्वल। अब चारों साइडों को इक्वल दिखा दो, डायगोनल को क्या दिखा दो, अनइक्वल।
और अगर तुम्हारा स्क्वायर है तो साइड के साथ साथ डायगोनल को क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा। डायगोनल को भी क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। नंबर 9, show that कि the point this vertex of right angle triangle isosceles triangle। मुझे लिया ना इसलिए, कितना प्यारा है ना ये, पहले समझाता है और फिर पूछता है। कह रहा प्रूफ करो कि ये जो वर्टेक्स आपको दिए जा रहे हैं ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो इसमें तुम ये नहीं बता सकते कौन सा वर्टेक्स कहाँ पे है। तुम एक काम कर सकते हो, तुम लेट कर लो। क्या लेट करोगे, क्योंकि मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो मैं जस्ट इतना बोल सकता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी, और फिर मैं निकालूंगा क्या, ए बी निकालूंगा, ए सी निकालूंगा और बी सी निकालूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कौन सी दो साइड, पहली बात तो इक्वल आ रही है और दूसरी बात कि वो थर्ड के स्क्वायर के बराबर है। चलो फटाफट करो इसको और मुझे बताओ कि ये राइट एंगल आइसोसेल्स बनेगी कि नहीं बनेगी। और तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी कि टॉपिक 2 यहाँ पे कवर हो गया, एक क्वेश्चन बचा है बस। और बस वो एक ही क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर ओवर। कर दे मार्क अपने सिलेबस में जाके। क्लास सिलेबस ये रहा। सर ये है इक्वल राइट। हाँ सर ए बी और बी सी की लेंथ इक्वल है और ए बी का स्क्वायर प्लस ए तो बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर है। ये लो भी मैंने 3D को मार्क कर दिया यहाँ। हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, कौन कौन से, लिमिट और स्टैटिस्टिक्स। मुझे ये बता दो क्या ये दोनों चैप्टर किसी के आ रहे हैं? सर फाइनल्स में ही आएंगे सीधा फाइनल, सबके फाइनल में आएंगे। यस सर। फिर तो करेंगे आप धुआंधार प्रैक्टिस फॉर टेस्ट। शिकायत आई मुझे तुम लोगों की, तुम्हारे नंबर कम आए अब की बार। तो अब की बार हमको आउट ऑफ 80 70 प्लस स्कोर होना चाहिए। टारगेट हमारा 70 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना? समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। चलो इस क्वेश्चन का तुम लोगों ने आंसर किया। अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका। कहाँ गया? हाँ ये रहा। फिर मैं तुम्हें आज का टाइम दूं स्ट्रेट लाइन अच्छे से करने के लिए, या शाम तक पेपर कर दोगे? सर आज ही भेज दो, कल करने का टाइम नहीं मिलेगा। सर कल मेरा क्लास टेस्ट भी है स्ट्रेट लाइन का। क्लास टेस्ट है तुम्हारा? स्ट्रेट लाइन होना तो चाहिए अगर हम कुछ और नहीं करने बैठे तो। चलो ये तो अच्छी बात है कि मैच हो रहा है। अच्छा हाँ सर, मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, आपने मेरे को उसका सॉल्यूशन भी भेजा था पर मुझे समझ नहीं आया।
वो समझ नहीं आया, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, तो पता नहीं, फिर समझ नहीं आया। सर मैंने देखा था वो समझ नहीं आया, वो तो कंफ्यूज हो रही थी बार बार। तो फिर बताया करो ना, वो पैरामीट्रिक मैं इक्वेशन। 2 क्लास से सोच रही हूँ बताऊँ तो मैं भूल जाती हूँ बताना। देखो, ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, ये जो है ना, ये जो लिखी हुई है, कहाँ गई, ये वाली, ये इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, अल्फा ले लो, थीटा ले लो, बराबर b, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब तुम्हें इक्वेशन ये दे रखी थी, √3x प्लस y इक्वल टू माइनस का 2, इसी इक्वेशन को इस वाले फॉर्मेट में चेंज करना था। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे ये नंबर दिया हुआ है ना, इसको डिवाइड करना होता है, लेकिन डिवाइड किससे करना होता है, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के रूट से। जैसे मान लो ये ax है, प्लस में by है, बराबर में मान लो कुछ भी दिया हुआ है, जैसे c मान लिया। तो अगर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है तो आपको इसको डिवाइड करना होगा किससे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ऐसा करने से होता क्या है, जैसे इसको रखूँ ना यहाँ पे, तो 3 + 1 आएगा, 4 4 का 2 बनेगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा √3/2x, और प्लस में क्या बन जाएगा, ये 1/2y इक्वल टू -1। अब ये क्या है, क्या मैं इसको cos 30 नहीं लिख सकता क्या, और क्या मैं इसको sin 30 नहीं लिख सकता, बराबर में ये 1 है। तो अब इसको कंपैरिजन कर दिया मैंने इसके साथ, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p के साथ। तो कंपैरिजन करने से थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री, और p कितना आ गया, -1। कितना अच्छे से एक्सप्लेन करके भेजा था, ये देखो, फॉर्म तो लाइक फिर मेरे दिस, को अगर ऐसी फॉर्म और में, भी पता थी ना जो भी थी। अच्छा, फिर इससे डिवाइड कर दो, तो ये बनाया तो ये 2 आया, तो ऊपर वाले को 2 से डिवाइड कर दिया। फिर मैंने लिखा नाउ वी कैन से कि √3/2 ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, cos 30, और इसकी जगह लिख दिया sin 30, बराबर में -1। अब हम ये नॉर्मल फॉर्म होती है जो वो पूछ रहा था, तो इसको कंपैरिजन किया, तो थीटा यहाँ 30 आ रहा है। अब तुम बोलोगी सर आपने यहाँ cos क्यों लिखा, आपने यहाँ sin क्यों नहीं लिखा। अगर मैं इसको साइन की फॉर्मेट में बनाता ना, तो ये तो साइन 60 61 बनता, लेकिन फॉर्मेट में x के साथ cos होता है, तो फिर मैं इसको साइन में क्यों बनाऊं, तो मुझे इसी के जैसी फॉर्म बनानी थी, क्योंकि एक्चुअली में है तो ये इसी की फॉर्म ना, लेकिन इसका रूप दूसरा है। वो क्वाड्रेटिक में दे रखी है xy में, ये दूसरी है, नॉर्मल फॉर्म है ये। तो कंपैरिजन करके हमने यहाँ पे वैल्यूज जो थी वो फाइंड आउट कर ली। चलो अब इस 10th वाले को निपटाओ। उसी टाइम लिख दिया करो कि सर समझ नहीं आया, ताकि मेरे को कुछ याद रह जाए कि चलो बाद में एक्सप्लेन करना है। सब डायग्नोस कर रही हूँ। स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर के लिए क्या दिखाना पड़ेगा भाई,
all sides are equal and diagonals are equal. राइट। तो 3D तो आसान है ना बिल्कुल भी, है ना? Yes. सर ये स्क्वायर है सर, इसके साइड्स का लेंथ 3 आया है और डायगोनल्स का रूट 80। ओके चलिए, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ हो गया पूरा। अब इसका जो होमवर्क रहेगा टॉपिक प्रैक्टिस का वो मैं भेज रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि आज ही करो, आज तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन करना है, लेकिन हाँ भेजा होगा तो करना तो है। और ये कैटेगराइज वाइज पढ़ के आई होप तुम लोगों को इजी लगता होगा मैथ, है ना? क्योंकि हर चीज़ों को हमने डिवाइड कर रखा है तो मिक्सअप नहीं होती। हाँ फॉर्मूला पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब इसमें तो मैं तुम्हें और क्या करूँ, लेकिन हाँ हम स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में मैं कुछ क्वेश्चन इंटरनल, अच्छा सेक्शन फॉर्मूला था इसके अंदर, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस शो दैट की पॉइंट जो है वो वर्टेक्स। क्या मुझे कोई बताएगा ट्रायंगल का सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 plus x2 plus x3 upon y3 और y1 plus y2 plus y3 upon y3। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फॉर्मूला तो वो कॉलिनियरिटी तो सेम ही है ना? हाँ ठीक है। अच्छा क्या तुम लोगों को याद है एरिया का फॉर्मूला बताया गया था तुम लोगों को? अगर तुम लोगों से एरिया पूछ लिया जाए ट्रायंगल का, हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus अगर y2 x1 आएगा तो y2 माइनस y2 minus y3 y3, और हाँ y2 minus y3 और जब x2 आएगा तो 3 माइनस 1 है ना? y3 minus y1 और जब x3 आएगा तो 1 माइनस 2। मैंने शायद एक ट्रिक भी बताई थी ऐसे करके कि ये 1 2 3 है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये 3 1 Yes. 2 है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इतना इजी तो नहीं होता ये 3 1 2 और यही तो 2 होता है। 3 1 1 2 3 ना यही है। एक सेकंड 3 1 2 लिखा है ना हमने? हाँ सही है। देखो एक्चुअली मैं ऐसे स्टार्ट किया, इसने 1 से किया तो इन दोनों को माइनस किया। फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, 2 से करेंगे तो 3 और 1 को माइनस करेंगे और जब 3 से करेंगे तो 1 और 2 को माइनस करेंगे। तो एक टाइप से ऑर्डर हुआ ना ये, तो याद रह जाता है। चलो निकाल लो इसका एरिया फटाफट। हाँ किसी का डाउट है? सर लाइक एज सच नहीं, बट हम मिसलेनियस का एक बार 16th क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन से मिसलेनियस का? सर स्ट्रेट लाइंस का जो मिसलेनियस है, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड्स एट पॉइंट 1, 3 and -4, 1 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच आर साइडेड। इसी पीडीएफ में? सर पीडीएफ का नहीं पता, मैंने तो बुक से देखा है। तो बुक से देखा है तो फिर मेरे को क्वेश्चन दे दो ना, ऐसे मेरे को कैसे पता चलेगा? अच्छा सर मैं भेज
तो मैंने भेज दिया। देखता हूँ, तब तक तुम लोग उसका एरिया निकाल लो। हो गया क्या? सर 49/2। हाँ ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन, अरे तुम लोगों का हो गया क्या? हाँ सर, लास्ट का क्वेश्चन करवा। यस फिर यहाँ पे 2 पॉइंट है और ये उस हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट है। देखो एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट में बिल्कुल भी एक्स और वाई जीरो नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्स एक्सिस होगी। अब ध्यान से देखो कि पहला पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो नेगेटिव है। तो मेरे को ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ लाई करेगा। ये पॉइंट क्या होगा? -4,1 और ये क्या होगा? 1,3। ये अगर हाइपोटेनियस है तो राइट एंगल तो ऐसे बनेगा, ऐसे करके। ये उसका डायग्राम हो गया। लेट अस सपोज कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो वो तुम लोगों से क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग। उस लेग की इक्वेशन निकालो ऑफ द ट्रायंगल विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें सीबी की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? सीबी की। कैसे निकालो? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस डायग्राम को बनाने के बाद मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट मिल चुका है, जिसका 1, इधर से 1 है और इधर से भी 1 है। 1,1 नहीं है क्या इसका पॉइंट है? बताना जरा, या कोई और ही तरीका हो सकता है? बताओ जी, खान बताएगा। अच्छा, इसमें ना एक्स एक्सिस के नहीं पूछा इसने। ध्यान से देखो, इसने सिर्फ एक्स एक्सिस बोला, तो यानी दोनों की, इस वाले की भी
और इस वाले की, दोनों की इक्वेशन निकालनी है हमको। अब ऐसे तो इक्वेशन निकल चुकी है। ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली x इज इक्वल टू 1। और ये वाली लाइन कौन सी? ये तो ये बताइए, नहीं ये कौन सी है? y इज इक्वल टू 1। क्या इतनी बात क्लियर हुई है तुम लोगों को? बोलो। यस सर। इक्वेशन ऑफ लाइक क्या आई? x इज इक्वल टू 1 वर्टिकली और y इक्वल्स टू 1। हाँ। क्या तुम लोगों के मन में ये नहीं आया जिस तरह आपने यहाँ क्यों लिया, यहाँ भी तो ले सकते थे, हैं? क्या ऐसे नहीं बन सकती थी राइट एंगल ट्रायंगल? बन तो सकता है। ऐसी वाली सिचुएशन में इसका कोऑर्डिनेट क्या होता? -4, y फिर 3 हो जाता। 3 हो जाता। फिर तो लाइन बदल जाती ना, बदल जाती। फिर तो ये लाइन हो जाती है x इज इक्वल टू 3 और ये वाली हो जाती है x और इज y इक्वल टू माइनस है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकती है। सर y इक्वल्स टू 3 होगा ना? हाँ सॉरी, y इज इक्वल टू 3। दो सिचुएशन बन सकती थी यहाँ पे कि अगर वो वाला अगर बोलो। हम इसे बिना सॉल्व करे कर देंगे, लाइक फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट। नहीं, वही चीजें लिखनी पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें थोड़ा सा इसको सेटिस्फाई करा के भी दिखाना होगा कि अगर ऐसा डायग्राम बनता है तो b के कोऑर्डिनेट उसके अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि अगर a की वैल्यू 1,3 है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 हो गया। और अगर इसकी वैल्यू ये है तो यहाँ से y का कोऑर्डिनेट भी 1 हो गया। तो तीसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर तुम लोग इसको सेटिस्फाई करा के दिखाओगे कि यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर आना चाहिए किसके? AB स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर के। फिर तुम बोलोगे कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो जो इसके लेग की इक्वेशन होगी वो वर्टिकल वाली कौन सी हो जाएगी? x इज इक्वल टू 1। और हॉरिजॉन्टल वाली कौन सी हो जाएगी? y इज इक्वल टू 1। यही चीजें लिखनी है तुम लोगों को बस। ये पहला केस हो गया। सर मेरे को कुछ स्लोप का केस लगेगा, लंबा सा होगा ये। स्लोप का इसमें तो फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन सकती है? या तो ऐसे ज्वाइन होगा ये, और या फिर ऐसे ज्वाइन हो सकता है। दो ही काम होंगे ना। यस। एक सेकंड, ये कह रहा है c -2,3 हाउ? -2,3 तो आ ही नहीं सकती ना, -4,3 होगी। हाँ, तो दो केस बनेंगे। केस पहले में तुम लोग बता दोगे और केस सेकंड में तुम लोग बता दोगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लिखने को कम होगा तो प्रॉपर डायग्राम मेंशन करके आओगे कि पहला केस ऐसे भी ट्रायंगल बन सकती है और दूसरा केस ऐसे भी ट्रायंगल बन सकती है। ठीक है ना? ओके। और फिर मेंशन करोगे कि अगर ए का पॉइंट ये और बी का पॉइंट ये तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होंगे ऐसे, क्योंकि वो सेम उठते हैं ना कोऑर्डिनेट, तो करके। और कोई डाउट किसी का? अभी नहीं सर अभी तो ठीक है। आई होप तुम लोगों को याद होगा कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो एक दूसरे का स्लोप जो होता है रिवर्स होके नेगेटिव ही आता है साथ। हाँ, और दोनों की प्रोडक्ट -1 होती है, पैरेलल होता है तो इक्वल होता है, और परपेंडिकुलर होता है तो नेगेटिव बता ही दिया मैंने। पैरेलल होता है तो इक्वल होगा क्या?
हाँ पैरेलल के केस हाँ में पैरेलल स्लोप्स इक्वल होते हाँ, और 90 डिग्री पे स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं होता। नहीं तो होता। अगर कोई पैरेललोग्राम को तुमको बताना हो, तुम्हें शो करना हो कि गिवन कोऑर्डिनेट जो वो पैरेललोग्राम के तो अपोजिट साइड का स्लोप क्या दिखाना होगा, इक्वल दिखाना होगा। इक्वल। हाँ, अगर उनका झुकाव जो टिल्टेड पोर्शन होता है अगर वो इक्वल आ रहा है तो वो साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बता सकते हो अगर तुम्हें 3 पॉइंटों को कोलिनियर दिखाना है तो स्लोप की हेल्प से कैसे दिखाओगे? मैं तुम्हें 3 पॉइंट पर उन तीनों का स्लोप सेम होगा ना, क्योंकि अगर तीनों एक लाइन में चल रहे तब उनका स्लोप तो सेम आना चाहिए। हाँ तो फिर हम ये कह देंगे कि जैसे मान लो वहाँ 3 ए बी था, बी सी था और ए सी था, तो ए बी का बी सी का उनका स्लोप क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। 2 का तीसरा नहीं लेंगे आप, 2 का स्लोप अगर बराबर आ रहा है तो वो तीनों लाइन में हो गए। जैसे मान लो ए है, बी है और सी है, तो स्लोप ऑफ ए बी अगर बराबर आ रहा है स्लोप ऑफ बी सी के, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो चुके हैं, लाइन के अंदर हो चुके हैं। लेकिन इतनी सी बात से कैसे लिख देंगे? वैसे तो स्लोप पूरे का भी लेना चाहिए ना इसको, क्योंकि हो सकता है ये कहीं ऊपर हो लाइन, फिर भी तो पैरेलल हो सकती है, पर फिर वो पैरेलल कैसे होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो तो वो कोलिनियर नहीं रहेगी ना, पैरेलल हो गई। हाँ ये तो कॉमन है ना दोनों के अंदर, तो हम डायरेक्ट 2 की हेल्प से बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब इसने तुम्हें 3 पॉइंट दे दिए कि ये एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो बताओ फिर कि ये वाली कंडीशन होगी। अब कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो फिर उनका उन पॉइंटों को आप अलर्ट कर ले, ए बी सी 3 पॉइंट मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट है ए बी सी, ठीक है ना। तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे, कैसे शो करेंगे? अगर वो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो फिर उनका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। हाँ स्लोप वाली कंडीशन लगा के इन तीनों का स्लोप, जैसे कि ए बी का स्लोप, पहले 2 का स्लोप, फिर आखिरी 2 का स्लोप, और फिर पहले और दूसरे का स्लोप, पहले और लास्ट का स्लोप, सॉरी नॉट दूसरा। पर फिर सर स्लोप निकाल के हम उसको वो फॉर्म में कैसे लाएंगे? स्लोप निकालोगे कैसे, x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस वहाँ से x1। ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी ना, एक रिलेशन मिलेगी तुम लोगों को वहाँ से। जब तुम इसमें स्लोप निकालोगे तो स्लोप ऐसे निकलेगा ना कि पहले b माइनस 0 होगा, फिर a माइनस h आएगा नीचे, इन दोनों के अंदर 0 माइनस a होगा, नहीं सेकंड वाला उठाना होता है, k माइनस b और 0 k माइनस b होगा, 0 माइनस a होगा, फिर पहला और दूसरा k माइनस 0 होगा और 0 माइनस h होगा। तो यहाँ से जब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो वो इक्वेशन यहाँ से आएगी ना। अब इनको सिंप्लीफाई डायरेक्ट करेंगे या हम 2 को कंपेयर करके कर लें? 2 को कंपेयर करके कर लें, क्योंकि अब ये किसी के बराबर तो है नहीं, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। माइनस का इधर आ जाएगा तो माइनस का ए भी हो जाएगा, वो इधर चला जाएगा, के माइनस बी। अब इसको ओपन कर लेना, ओपन करोगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, करके देखो जरा। मुझे ऐसा लग रहा है ये तो कट ही गया। ए के प्लस एच बी बराबर में एच के हो गया, पूरे को एच के से डिवाइड कर दो, ऐसे कर, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो a बाई एच आ गया, यहाँ से h कट जाएगा तो b बाई के आ गया बराबर। तो यही तो दिखाना था। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इनको तुम लोगों को माइंड में रखना है। जैसे कि क्वेश्चन अगर स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में से आ रहा है तो वहाँ मोस्टली चीज़ें स्लोप से भी प्रूफ की जा रही है।
ये चीज़ें थोड़ी माइंड में रहेगी तो हम थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को जल्दी कर पाएंगे। प्रैक्टिस से यही सीखते हैं कि हम थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज कर तो हर कोई लेता है अगर हम उसको टाइम दे दें। और एग्ज़ाम टाइम नहीं देता, एग्ज़ाम करो 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 के चक्कर में सब हिल जाते हैं। प्रेशर क्रिएट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ 2 पॉइंटों से ज्वाइन कर रहा है और ए से रोटेट हो रही है, तो इसको मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसने 0 ले रखा है कोऑर्डिनेट वाई वाला, तो पॉइंट यहाँ पे है। कौन सा पॉइंट? 2,0 और ये इधर ऐसे मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ है क्या 3,1 है। हाँ ऐसे ही है। ये वाला पॉइंट क्या है 3,1 है। रोटेट अबाउट ए से रोटेट कर रही है और वो भी 15 डिग्री रोटेट कर रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट +15 हो गया ना। न्यू पोजीशन की लाइन निकालनी, कैसे निकलेगी? ना ना ना, ये तो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ से रोटेट थोड़ी हुई। सर नई जो लाइन होगी उसका स्लोप होगा ना tan थीटा +15। ये यहाँ आ गई, सपोज कर लेते हैं 15 डिग्री रोटेट हुआ ना। हाँ हमें इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, लेट अस सपोज कि वो क्या होंगे। सर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा पॉइंट तो मानना पड़ेगा ना, हाँ। उसको मानने में तो मेरा कुछ नहीं जा रहा। ये कैसे निकलेगी? एक पॉइंट चाहिए होता है सर हम 1 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। अरे वही तो बोल रहा हूँ, एक पॉइंट चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है बस। एक पॉइंट है स्लोप इसका tan थीटा +15। tan 50 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 15 डिग्री, और x माइनस में दूसरा क्या हो जाएगा? सर tan 15 क्यों होगा? हम पूरा x एक्सिस से लेंगे ना, तो थीटा +15 नहीं होना चाहिए? हाँ होना तो चाहिए, सही बोल रही है। उसका स्लोप तो निकालना पड़ेगा फिर हमको, ये एंगल तो नहीं पता ना हमको, तो ये एंगल निकालना पड़ेगा। सर स्लोप y2 - y1 से निकल जाएगा ना, 1 आएगा। 1 आ रहा है, तो इट मीन ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो एंटायर जो एंगल होगा वो, ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे इतना एंगल थोड़ी लेते हैं, वो तो हॉरिजॉन्टल से लेते हैं हम तो। यहाँ tan 60 लिखा जाएगा, ये √3x - 2 आ जाएगी इक्वेशन, है ना। तो find the equation of altitude of a triangle whose vertex are these. Altitude समझते हो तुम लोग क्या होता है? जो सेंट्रोइड से परपेंडिकुलर लाइन आती है ना, सेंट्रोइड से परपेंडिकुलर नहीं आती, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आती है ना। कैसे निकलेगी भाई? यहाँ से एल्टीट्यूड, इधर से भी एल्टीट्यूड और इधर से भी एल्टीट्यूड, ऐसे करके, ठीक है।
मुझे क्या करना है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द एल्टीट्यूड। तुम लोग एक बात समझ रहे हो कि एल्टीट्यूड में तुम लोगों को एक पॉइंट तो मिला हुआ है, राइट और रॉन्ग? सर 2 पॉइंट। अगर तुम लोगों को इसका स्लोप मिल जाए, और वो कैसे मिलेगा? इसके स्लोप की हेल्प से। याद है स्लोप तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कल को मीडियन की भी लाइन पूछ सकता है भाई, मीडियन भी पूछ सकता है यहाँ पे एल्टीट्यूड की जगह। तो मीडियन में तो मिडल पॉइंट मिल जाएगा ना तुम लोगों को, तो वो तो और भी आसान है, क्योंकि उसमें तुम लोगों को 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट होंगे तो फटाफट बता दो कि इक्वेशन क्या होगी। क्या हुआ? सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? ये समझ नहीं आया, मीडियन वाला समझ नहीं आया? ये समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ आया? ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट और रॉन्ग? हाँ तो इस परपेंडिकुलर का एक पॉइंट मिला कि नहीं मिला इस लाइन का? हाँ। तो दूसरा पॉइंट तो मुझे मिल नहीं सकता किसी भी हालत में। और सर हमें जो एक और पॉइंट दिया -2, अरे वो तो इसका एक और भी होगा ना, ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे ना इसके। एक सेकंड, मैंने वो कोऑर्डिनेट, अच्छा और यहाँ है नहीं, दिया नहीं हुआ, 1 2 है दूसरा, ये वाला क्वेश्चन ही आता था। हाँ फिर तो नीचे वाली लाइन का स्लोप आ गया तो ऊपर वाली का इसका स्लोप अगर m आएगा तो इस वाली लाइन का स्लोप -1/m हो जाएगा। तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म का यूज करके हम इसकी इक्वेशन बता देंगे। फिर मैं तुमसे मीडियन वाले की बात कर रहा था, तो मीडियन वाले में तो मिडिल पॉइंट निकल सकता है ना दोनों को जोड़ के। हाँ। और फिर 2 पॉइंटों की हेल्प से 2 वाला फॉर्म लगा देंगे, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x - x1 और x - 1। हाँ ये आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक बात है? ओके। समझे कि नहीं समझे? यस सर। ओके, तो भाई इसको अच्छे से कर लेना, और जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं तुम्हें पेपर बना के भेजता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ, तो अपना प्रिपरेशन करते रहें, और पिंक्स नोट्स में पूरी रिवीजन कर लेना। जो क्वेश्चन तुमको आता है उसको नहीं करना, उसको जस्ट पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है? यस। लेकिन जो तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं इसमें डाउट है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो तुम्हारे दिमाग में इतना होना चाहिए कि अगर एल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन आएगा तो मुझे एक पॉइंट तो दिया ही होगा, और मुझे क्या करना होगा, जिस पे परपेंडिकुलर पड़ रही है उसका स्लोप निकाल के उसके स्लोप को -1/, कर देना है, ठीक है? ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। हाँ मान्या? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, व्हाट इज सर्कमसेंटर, इनसेंटर और ऑर्थो सेंटर? सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो बनता है एल्टीट्यूड के कट होने से। एक सेकंड मैं तुम्हें बता दूं, give me 1 minute। और सर इसका कोई फॉर्मूला वगैरह भी होता है क्या, जैसे सेंट्रोइड का होता है? नहीं, उनका फॉर्मूला नहीं होता, वो रेशियो में आते हैं। एक सेकंड बताता हूँ। और सर मीडियन सेंट्रोइड से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता था ना लाइन को? हाँ एल्टीट्यूड करता था। हाँ हाँ, देखो देखो, इन सेंटर क्या होता है, जो पॉइंट इक्वल परपेंडिकुलर भी हो और इक्वल भी हो। सेंट्रोइड मीडियन से बनता है, ये मीडियन है, तो सेंट्रोइड क्या बनेगा, मीडियन से बनेगा। तो वो मीडियन का जो मिडिल पॉइंट होता है वो सेंट्रोइड होता है। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर के कट से जो पॉइंट आता है वो। और सरकम सेंटर, तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये सर्कल के अंदर होती है तब सरकम सेंटर बनता है। यानी सर्कल, ये तीनों ना, अगर ये वाली और ये वाली, अगर ये तीनों बराबर है ना, तो ये सर्कल जो है, ये जो ट्रायंगल है सर्कल के अंदर लाई करती है, तो उस पॉइंट को सरकम सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर
इन सेंटर जो होता है वो एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का होता है, है। हाँ, एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर का, यू आर राइट, एंगल बाइसेक्टर का होता है इन सेंटर। यहाँ पे ये जो होगा परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी है, या एंगल को काट के जो बने, आधा आधा काट के जो बनेगा उसको इन सेंटर बोलेंगे। सरकम सेंटर का मतलब हो गया कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल तीनों जो है वो ऊपर लाई करे और यहाँ से वो इक्वल इक्वल दूरी पे हो, ये तीनों चीजें। एक सेकेंड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं। एक सेकेंड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो मीनिंग हुआ कि परपेंडिकुलर तो आ ही रहा है, ऊपर से बाइसेक्ट भी कर रहा है इक्वल इक्वल पार्ट में, तो ये बाइसेक्ट इक्वल इक्वल पार्ट में काटता है, परपेंडिकुलर भी है। यहाँ थोड़ा क्लियर मेंशन है, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे सही से ना पिक्चर मेंशन है नहीं जो मैं तुम्हें दिखा पाता। ये देखो, सेंट्रोइड तो हमने पढ़ ही लिया कि किससे बनेगा, मीडियन से। मीडियन से। ऑर्थो सेंटर जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है उनके इंटरसेक्शन से। सरकम सेंटर जब एक ट्रायंगल जो है वो सर्कल के अंदर लाई करे तो। सर, तो सरकम सेंटर के सेंटर का सर्कल होता है? हाँ, ये वाला, तभी ये डायग्राम से ज्यादा समझ आ रहा है, क्योंकि फिर ये जो होगी ना, ये यहाँ से परपेंडिकुलर काटेगी और वो सेंटर होगा, इसीलिए सरकम सेंटर है। और इन सेंटर जब सर्कल उसके अंदर हो तब जो सर्कल का सेंटर होता है वो इन सेंटर कहलाता है फिर उस ट्रायंगल का। अब ये इतना दूर है, ये यहाँ पे ये रेडियस होगी ना, ये दोनों रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। अगर सर्कल ट्रायंगल के अंदर है तो इन सेंटर होगा, अगर ट्रायंगल सर्कल के अंदर है तो सरकम सेंटर होगा। ठीक है। और सर एक और चीज, टेंटो मीडियंस बाइसेक्ट करते हैं साइड को और ऑल्टीट्यूड्स आर जस्ट परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड मीन परपेंडिकुलर, मीडियन मीन की बीच में से काटे, और एंगल बाइसेक्टर अलग होती है। मीडियन बाइसेक्ट नहीं करते, लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, मीडियन लाइन बाइसेक्ट। हाँ, मीडियन मीन की लाइन को आधा आधा काट दे। एंगल बाइसेक्टर एक अलग चीज होती है, वो एंगल को हाफ करते हैं ऐसे करके, ये आधा आधा हो गया। और एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ होगी। ठीक है ना? ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।